नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ देवनाथ आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे क्लास में जिसका नाम है परफॉर्मेंस क्लास। दोस्तों, अभी बहुत ही नज़दीक में आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षाएं आने वाली हैं जिसमें करोड़ों बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ 1 लाख कुछ वैकेंसीज फिलअप होंगी। 1 लाख बहुत अच्छा मौका है आपके लिए, कारण 1 लाख कहीं पे भी वैकेंसी जब भी आती है 1 लाख जितनी वैकेंसी नहीं आती, सिर्फ एक ही ला सकती थी रेलवे, वो लेके आई है। बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है आपको, आपके पास, कि आप इस 1 लाख में से आप उनमें से एक हो। क्या करना होगा? बहुत सारे स्ट्रेटेजीज अपनानी होंगी जिसके लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होनी चाहिए। अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस है, अगर आपको पता है कि परीक्षा में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वेल एंड गुड है। अगर नहीं पता है, मामला गड़बड़ा जाएगा। अगर आपको परीक्षा का जो पैटर्न है, जो टाइप के क्वेश्चंस है, अगर आपको उसकी नस नहीं पता है, तो मामला बहुत गड़बड़ा जाएगा और आपको बहुत सारी मुश्किल को फेस करना पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा किस लेवल का, किस टाइप का क्वेश्चन उस पर्टिकुलर एग्जाम में पूछेगा। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए आपके लिए मैं ये क्लास लेके आ रहा हूं जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। रिस्पॉन्स शीट में जो ऑफिशियल रिस्पॉन्स शीट होती है, उसमें जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, मैं उस रिस्पॉन्स शीट को सॉल्व कराऊंगा। आपको पता है रिस्पॉन्स शीट में मार्क्ड रहता है पहले से ही, तो मार्क्ड तो रहता ही है, लेकिन उसका डिटेल एक इंफॉर्मेशन, और इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं घूम फिर कर यहीं से आएंगे, कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं घूम फिर कर यहीं से आएंगे। तो मैं सारे जो ऑप्शंस हैं उनके सारे ऑप्शंस के अप्रोचेस बताऊंगा कि इन फ्यूचर यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका मतलब कुल मिलाकर बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। समय थोड़ा ज़्यादा लूंगा, लेकिन एक बार अगर आप ध्यान से पढ़ लिए, एक बार अगर मेरी क्लास कर लिए, तो मैं कह रहा हूं कि कोई भी मुश्किलान का आपको जो है सामना नहीं करना होगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक दो चीज और बता दूं। जैसे मैं प्लान कर रहा हूं कि आप सभी के लिए, जो भी इंटरेस्टेड है नौकरी पाने के लिए, उन सभी के लिए मैं क्लासेस लाने का प्लान कर रहा हूं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और बहुत ही प्रीमियम क्लास होगा। ठीक है, बिकॉज मैं काफ़ी दिनों से इस फील्ड में जुड़ा हुआ हूँ, मेरे पास मटेरियल ढेर सारा है। मुझे पता है कि आपके सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है और आपके दिमाग में किस तरीके से वो बिठालना है जब आप परीक्षा में लिख रहे हो। ऐसे मटेरियल का कोई मतलब नहीं है, कोई भी यूज़ नहीं है जब आप पेपर में बैठ रहे हो और आपके दिमाग में ना हो। तो टीचर के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि आपके दिमाग में कैसे बिठा ले, तो वो जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं आपके दिमाग में बिठा लूंगा। बस आप हमारी क्लासेस को कंटिन्यू देखते चलिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास इस सेशन का, जिसमें हम लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिस्पॉन्स शीट्स के साथ। तो इस वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चंस आते हैं। आज के वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चंस को करेंगे क्योंकि ज़्यादा लेंदी चला जाएगा। देखिएगा किस तरीके से लेंदी जाएगा। दूसरों की तरह हम बिल्कुल नहीं करेंगे कि स्पीड में लेके निकल जाएंगे। मैं हर एक क्वेश्चन को डेप्थ में, जो भी क्वेश्चन मुझे लगता है कि हाँ इसके डेप्थ में पूछा जा सकता है, मैं उस डेप्थ तक आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि फ्यूचर में क्वेश्चंस कहीं ना कहीं घूम फिर कर यहीं से फॉर्म होंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ब्यूटीफुल सेशन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, लेट मी रेड कलर ले लिया जाए। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखो। पहले मैं बता दूं, ये जो है आपका टेस्ट डेट है 3/10/2018, देख लिया आपने, ठीक है, आरआरबी ग्रुप डी का। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है, इसको थोड़ा सा और जूम कर लिया जाए ना, 1 मिनट। Now it will be better. Now it would be better. Okay, very good. Now देखिए 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में
ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही ऑब्लिक गलत है? पहला क्या स्टेटमेंट कह रहा है, ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है कि अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब ए और बी दोनों सही होगा, लेकिन इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एल्यूमिनियम में कितनी स्पीड होती है, एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो याद रखिएगा 6300 मीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त वेन आंकड़े चुनिए, बस, इंजन, पिस्टन। अब बताइए मुझे, एक बस है, बस के अंदर क्या होगा, इंजन होगा, और इंजन के अंदर ही एक कंपोनेंट होता है पिस्टन, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ इंजन। जब हम लोग साइंस देखेंगे तो हो सकता है फिजिक्स में कहीं पर पिस्टन के बारे में आपको बता दिया जाए। तो अगर मैं इस बड़े वाले सर्कल को बोलूं बस और ये अंदर वाले सर्कल को मैं बोलूं इंजन, तो एकदम अंदर वाले को मैं बोलूंगा क्या, पिस्टन। तो मेरा कौन सा डायग्राम सही हो जाएगा, डायग्राम नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिए, निम्न में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है? साबरमती के तट पर बसा रहने वाला, इनमें से ऑप्शन वो कौन सा होगा, अहमदाबाद। जी हां, अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अब जरा यहां ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर ए जो है वडोदरा, ये किस नदी पर बसा हुआ है? ये जो बसा हुआ है ये आपका बसा हुआ है विश्वामित्र रिवर में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 में देखो सूरत है, सूरत किस नदी पर बसा हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बसा हुआ है आपका तापी नदी में, तापी। अगर बात कर रहा हूं तापी की, तो तापी ओरिजिनेट कहां से होती है, निकलती कहां से? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है। कहां से? मध्य प्रदेश के मुल्ताई से निकलती है, और गिरती कहां पर है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरते ही। अगर मैं तापी की बात कर रहा हूं तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है प्रोजेक्ट इसके ऊपर बनाया गया है, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उकाई प्रोजेक्ट, ठीक है। बहुत बार पेपर में पूछता है ये उकाई प्रोजेक्ट किस पर है, तो गाइस किस पर है, ध्यान रखिएगा किस पर है, ये है आपकी तापी नदी पर। एक मिनट सेटिंग कर ली जाए, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व है? अच्छा, सबसे पहले आवर्त जो आधुनिक आवर्त सारणी है किसने दिया था, ये आपका दिया था किसने, मोस्ले ने 1913 में। किसने दिया था, मोस्ले ने दिया था। अब इसमें जो नंबर ऑफ पीरियड है, नंबर ऑफ पीरियड्स जो है वो कितने हैं, वो है 7, और नंबर ऑफ जो ग्रुप्स हैं वो कितने हैं, वो है आपके 18, है ना। वो कितने हैं आपके, नंबर ऑफ ग्राउंड्स नहीं सॉरी ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं 18, और नंबर ऑफ पीरियड कितने 7। अब ये जो 32 तत्व वाला है इसको याद नहीं रखना है, समझ लेना है किस तरीके से है, 2 8 8 18 18 32 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, सातवां जो है वो है इनकम्प्लीट। वो क्या है, इनकम्प्लीट है। तो अब जरा यहां देखो, क्या देखो कि 32 तत्व वाला कौन सा है, 1 2 3 4 5 6, कौन सा वाला है, छठवां वाला, आवर्त नंबर 6। अब आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी, कभी भी याद रखने में मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जरा देखिए क्या है कि गुरमीत सिंह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। देखो जरा, गुरमीत सिंह जो है भाई रेस वॉक से संबंधित है। किससे है, रेस वॉक। चलो अब जरा यहां देखो, ये जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है, अक्सर पेपर में एक खिलाड़ी के बारे में पूछ लिया जाता है जिसका नाम है सौरभ चौधरी।
ठीक है, ये शूटिंग से रिलेटेड है, याद रखिएगा ये किससे रिलेटेड है, शूटिंग से रिलेटेड है। और सबसे पहले गोल्ड मेडलिस्ट जो शूटिंग में विनर है, आपको तो पता ही है कौन है। चलो कुश्ती की अगर मैं बात कर लूं तो कुश्ती में कुछ कुछ एथलीट्स हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है, याद रखिएगा। रेसलिंग की बात करें, कुश्ती की बात करें तो उसमें आता है बजरंग पुनिया, बजरंग पुनिया, है ना। दूसरा नाम निकल के आता है सुशील कुमार, दूसरा नाम आता है सुशील कुमार। तीसरा नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो आता है विनेश फोगट, विनेश फोगट। और चौथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है ना, वो कौन है, साक्षी मलिक, साक्षी मलिक, ठीक है। इन चारों के नाम अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है जब भी हम कुश्ती की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यदि 25, 35 और P क्रमिक अनुपात में है तो P का मान ज्ञात कीजिए। क्रमिक में है, क्रमिक में मतलब एक के बाद एक के बाद एक, दैट मीन्स ये अगर A है, अगर मैं इसको ले लूं A, देखो 25, 35 P, अगर मैं इसको ले लूं A, इसको ले लूं B, इसको ले लूं C, इसका मतलब A by B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B by C, क्रमिक में है ना। इसका मतलब 25/35 विल बी इक्वल टू 35/P। तो मैं P की वैल्यू क्या 35/P, ठीक है। तो P की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूं, 35 इंटू 35/25। आर यू गेटिंग गाइस। तो यहां देखो 5 से 5 बार, 5 से 7 बार, ये गया 7 बार, 7 7 जा 49। देखो आ गया ऑप्शन नंबर 4 49। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिए, 64th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म से सम्मानित किया गया। 2017 में, 2018 का पेपर है तो 2017 तो पूछेगा ही, किसको दिया था, कसाब को दिया था, किसको दिया था, कसाब को दिया था। अब जब हम लोग राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात कर ही रहे हैं तो आइए जरा देखा जाए लेटेस्ट में, हाल ही में जो कुछ ही दिन पहले दिया गया है 2020 के लिए, तो उसके बारे में बात कर ली जाए। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2020 के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो बेस्ट फिल्म है, तो बेस्ट फिल्म इस बार दिया गया है किसको, पेपर में जरूर पूछेगा, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख के रख लेना। बेस्ट फिल्म दिया गया है MARA मराकार, ठीक है, लायन ऑफ द अरेबियन सी, ठीक है। और ये मूवी है मलयालम की, ठीक है, मलयालम की। चलो बेस्ट फिल्म हो गया। अब आता है भाई बेस्ट एक्टर किसको मिला हुआ है। तो देखो बेस्ट एक्टर जो मिला हुआ है वो 2 जनों को मिला हुआ है भाई, ये शेयर हुआ है प्राइज। उनमें से पहला जो है वो है कौन, मनोज बाजपेयी, BAJPAYEE, मनोज बाजपेयी, जिसको मिला है भोसले के लिए। और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है, आप सभी को उनका नाम पता भी होगा, धनुष, किसके लिए, फॉर असुरन, जो कि एक तमिल मूवी है, ठीक है। आगे बात करूं, बेस्ट एक्टर हो गया, तो अब बात करें बेस्ट एक्ट्रेस की। तो बेस्ट एक्ट्रेस जो है किसको मिला है, कंगना रनौत को मिला है। किसको मिला है, कंगना रनौत को मिला हुआ है फॉर 2 मूवीज। पहला पंगा, अगर आपने नहीं देखी है तो हॉटस्टार में देख लेना, आ गई हॉटस्टार में। और दूसरा जो है वो है आपकी मणिकर्णिका, है ना, जो झांसी वाली मूवी आई थी ना, झांसी की रानी मणिकर्णिका, उसके लिए मिला है। और एक और नेक्स्ट है बेस्ट डायरेक्टर। ये मैं जो आपको बता रहा हूं, इनमें से आपके ग्रुप डी में परीक्षा में देखना कितने सारे भर के क्वेश्चन पूछेगा, मैं बता रहा हूं, मुझे पता है, देख लेना, ठीक। बेस्ट डायरेक्टर जो मिला हुआ है वो मिला है संजय पुराण सिंह को।
ठीक है, संजय पुराण सिंह चौहान को, ठीक है, और ये इनको मिला है किसको, संजय पुराण सिंह चौहान को। तो इस क्वेश्चन से यहीं तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांतों पर आधारित नहीं है। देखो पनडुब्बी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता है, डूबने वाला, है ना, डूबने वाला बोले तो तैरने वाला या अंदर चलने वाला, है ना, पानी के अंदर या किसी फ्लूइड के अंदर। पनडुब्बी भाई वही प्रिंसिपल का यूज करते हैं आर्किमिडीज। लैक्टोमीटर, दूध, देखो लैक्टोमीटर से दो तरीके के क्वेश्चन करता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे तो काम करता ही करता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूध और पानी को अलग अलग करने वाला कौन है भाई, लैक्टोमीटर, ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। हाइड्रोमीटर, ये भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम करता है। लेकिन ओडोमीटर जो होता है, हमारे जो नहीं बाइक के सामने आप देखते हो, कार के सामने जो स्पीड नापने वाला, उसको ओडोमीटर बोलते हैं, तो अलग, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे काम नहीं करता है। तो कौन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला था, एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसी दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। एक ट्रेन है जिसकी किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के गति से चलती है। 2 घंटे बाद एक और ट्रेन उसका उसी स्टेशन से उसी दिशा में पीछा करती है। ठीक है, तो अब मुझे बात बताओ कितने घंटे वो ट्रेन चल गई, 2 घंटे चल गई। मतलब 1 घंटे में मतलब उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 40 किलोमीटर, तो 2 घंटे में वो ट्रेन कितनी दूर चली जाएगी, 80 किलोमीटर दूर चली जाएगी। हाँ कि ना। और क्या बोल रहा है, दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ेगी। कुल मिलाकर इसी 80 किलोमीटर को 4 घंटे में जो है कवर करेगी कौन, दूसरी ट्रेन पीछा करते करते। दैट मींस कितना हो गया, 40 20, मतलब 20 किलोमीटर प्रति घंटे का रिलेटिव वेलोसिटी होगा। मतलब जो पहले वाली ट्रेन है जिस स्पीड से जा रही है, दूसरी जो जिस स्पीड से जा रही है, दोनों के बीच में 20 किलोमीटर प्रति घंटे का रफ्तार का डिफरेंस होगा। ऑब्वियसली पीछे वाला जब आगे वाले को पकड़ ले रहा है, इसका मतलब पीछे वाला 20 किलोमीटर ज्यादा होगा उसका स्पीड। दैट मींस सामने वाला जो जा रहा है वो 40 है, तो पीछे वाला कितना होगा, 40 प्लस 20, दैट मींस 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड होगी। तो दूसरी ट्रेन की गति कितनी होगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। नेक्स्ट बोल रहा है, श्याम के अंक दिव्या के अंक से 25% अधिक है। दिव्या के अंक श्याम से कितने प्रतिशत कम है, जरा देखो। तो श्याम के अंक जो है दिव्या के अंकों से 25 अधिक है। अगर मैं श्याम और दिव्या ले लूं, तो अगर दिव्या 100 है तो श्याम 125, देखो 25% अधिक हो गया श्याम के अंक, है ना, दिव्या से। अब बोल रहे दिव्या के अंक, दिव्या का अंक श्याम से कितने कम है, देखो कितना कम है, 25। किससे बोला, किससे, दिव्या के अंक श्याम से, किससे, श्याम से। जिससे बोले उसको नीचे लिख देना है। अंडरस्टूड गाइस। तो 1/5 मतलब क्या, 20% कम है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरा शब्द और पहले शब्द से। इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया जाता है, बेल को बजाया जाता है, रिंग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, चौथा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोल रहा है 7 का स्क्वायर अगर 49 है, 67 का स्क्वायर अगर 4489 है, तो 667 का स्क्वायर क्या होगा। देखो 7 है आखिरी में, 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 7 से 49, मतलब आने वाला आखिरी में 9 है। एक ही ऑप्शन है, यही इसलिए आंसर हो गया। ठीक है, वेरी आसान, दिस इज वेरी इजी। बस आपको क्या करना है, अपना दिमाग को लगाना है, कॉमन सेंस का यूज करना है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनते हैं। क्या बोलते हैं उसको, मुकुलन। चलिए जब इसकी बात हो ही रही है तो कुछ और बता दिया जाए इसके बारे में। देखो यहां देख रहे हो ना, बहुविखंडन। बहुविखंडन जो करता है वो कौन करता है, प्लाज्मोडियम। कौन करता है, प्लाज्मोडियम।
है ना, प्लाज्मोडियम। विखंडन कौन करता है? विखंडन मतलब जो एमोबा होता है, आपने देखा हो एक अमोबा 2 में बदल जाता है ना, तो विखंडन कौन करता है? अमोबा करता है। कौन? अमीबा। अमीबा, ठीक है। और जो पुनर्जनन है ये कौन करता है? प्लेनेरिया। ये कौन करता है? प्लेनेरिया। ये जो मैंने आपको ये लिखा है ना, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इसरो का पहला सूर्य मिशन जो 2019 में शुरू होने जा रहा है, भैया बीत चुका है, उसका नाम क्या है? आदित्य L1। ये अभी तक दोस्तों मतलब नहीं हुआ है रिलीज, है ना, तो उसका नाम क्या है? आदित्य L1। पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है आपको एक प्रश्न और कुछ कथन दिए गए हैं, ज्ञात कीजिए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा कथन पर्याप्त है। प्रश्न कह रहा है आरती किस सन में पैदा हुई? कथन, आरती प्रणवी से 6 वर्ष बड़ी है। प्रणवी की बहन का जन्म 1982 में हुआ था और आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है, जो कि प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। देखो इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इससे है, मतलब इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मैं बता दूंगा कि आरती किस सन में पैदा हुई। हाँ कि ना? देखो आरती की बहन प्रणवी की बहन से 2 वर्ष छोटी है और प्रणवी की बहन का जन्म 1982 में हुआ था। अगर 1982 में हुआ था, 2 वर्ष छोटी है, तो इसका मतलब 1984 में कौन? आरती की बहन जन्मी थी। अगर आरती की बहन 1984 में जन्मी थी तो आरती प्रणवी से क्या? प्रणवी की बहन से इतनी जो कि प्रणवी से 8 वर्ष छोटी है। फिर मुझे प्रणवी का एज पता चल जाएगा और इससे ये 6 साल बड़ी है, तो मुझे इसका पता चल जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। किसी नाव की चाल, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए क्या? 1 मिनट। अब ठीक होना चाहिए ना? किसी नाव की चाल शांत जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाव की धारा की विपरीत दिशा में 38 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है, तो धारा की चाल कितनी है? देखो किसी नाव की चाल शांत जल में, नाव की चाल शांत जल में मैंने मान लिया एम है, कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोल रहा है विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में क्या होगा? शांत जल माइनस जो करंट होगा उसकी स्पीड माइनस कर दो, यही होता है ना। मतलब अगर करंट है की स्पीड है c, इसका मतलब विपरीत दिशा मतलब m माइनस सी, जिसकी वैल्यू क्या है? 38 किलोमीटर 4 घंटे में। दैट मीन्स ये कितना हो गया? 19। इसका मतलब 19 हो गया, तो 9 पॉइंट कितना हो गया? आपका 9.5 हो गया। अगर 9.5 m माइनस सी है, जिसमें m की वैल्यू ही क्या है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मैं लिख सकता हूं कि 12 माइनस सी इज इक्वल टू 9.5। दैट मीन्स c विल बी इक्वल टू कितना? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल कितनी आ गई? 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं। किसी दिए गए समय में, ओके ये क्वेश्चन मैं अभी फिलहाल सॉल्व नहीं करा पाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन? 1475 का निवेश 5 वर्षों के लिए यहां मुझे जूम आउट ही करना पड़ेगा। चलो 1475 का निवेश 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर पर किया जाता है। प्राप्त होने वाला ब्याज कितना है? तो साधारण ब्याज का केस है। किसका केस है? साधारण ब्याज का केस है। साधारण ब्याज का केस है, तो मिलने वाला ब्याज क्या होगा? वर्ष इनटू रेट, है ना। दैट मींस 20%। किसका 20%? 1475 का 20% जो है हमको किस रूप में मिलेगा? ब्याज के रूप में मिलेगा। तो जरा बता दो तो इसका 1/5 कितना होता है? 295। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
पांच लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु का औसत 9:7 है। यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है तो 5 लोगों की औसत आयु कितनी है? देखो, 5 लोगों का समूह, ये 3, ये 2, 5। अगर इन शुरू में क्या बोल रहा है, पहले 3 और आखिरी 2, पहले 3 की औसत जो औसत आयु है वो है 9 और आखिरी में दोनों की है कितनी? 7। ठीक है, तो यहां देखो इनकी 3 की 9 है, मतलब यहां टोटल कितना हो गया? 27। और यहां कितना हो गया? 7 दूनी 14। अब बोल रहे यदि उनकी आयु का औसत का अंतर कितना है? 12 है। समझना, कितना है? 12 है। इनके आयु के औसत का अंतर कितना दिख रहा है? यहां 2, जिसकी वैल्यू 12, मतलब 1 की वैल्यू 6, 1 की वैल्यू 6। अब जरा देखो, इनकी एवरेज, इनका जो टोटल निकला वो 27 निकला है, इनका 14 निकला है, लेकिन 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 27 की वैल्यू क्या होगी? इंक कहां चला गया? 1 सेकेंड। होल्ड अ मिनट, थिंक कोई इशू है, लेट मी रिजॉल्व इट। हम क्वेश्चन नंबर 19 में है ना? वेयर इज दैट पीडीएफ? ओके, हाँ ठीक है, बढ़िया है। लेट मी जूम इट। तो 1 की वैल्यू 6 है तो 27 की वैल्यू क्या होगी? 27 इंटू 6। अरे हाँ की ना बता दो तो, है ना? तो यहां देखो, 27 इंटू 6 प्लस 14 इंटू 6, ये टोटल हो गया। ये क्या हो गया? ये आपकी टोटल निकल के आ गई। और क्या बोल रहा है? इनका औसत पूछ रहा है। अगर इनका औसत पूछ रहा है टोटल कितने लोग हैं, देखो तो पहले 3 मतलब 5, मतलब 5, तो यहां क्या निकल के आ रहा है? 41 इंटू 6/5, दैट मीन्स 49.2। कितना निकल के आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए 49.2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 20वां, कि निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। इक्वेशन आपके सामने है। क्या कह रहा है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 36 इज इक्वल टू अगर 0 है तो बता दो। तो यहां जरा ध्यान से देखो, ऑप्शन से ही उठाना इस टाइप के क्वेश्चन, सॉल्व करने मत बैठ जाना, ठीक है? अदरवाइज देखो, सॉल्व भी कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। क्या लिख सकते हो? प्रॉपर तरीके से अगर चलोगे इज इक्वल टू इस तरफ पहुंचाया तो ये 36, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? ये 2, तो 8। इस तरीके से दूसरा ऑप्शन से उठा दो कि यहां x की जगह मैं क्या रखूं जिसका -2 करके होल स्क्वायर इज -36 इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके लिए मुझे वापस से छोटा करना पड़ेगा। आई एम वेरी सॉरी फॉर योर कन्वीनियंस, इनकन्वीनियंस। नेक्स्ट वीडियो से इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है, उस उत्तर चित्र का चयन कीजिए जो दिए गए प्रश्न चित्र में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा। देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये है पहला फिगर। दूसरे फिगर में ये 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, तो फिर 90 डिग्री कौन सा ऑप्शन?
बी फिगर है, बी फिगर का देखो चौथा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। अमीटर का जो रिलेशन विद्युत धारा के साथ है, ओम मीटर, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर चौथा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नवंबर 2017 में निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में किस भारतीय को पांचवी और अंतिम सीट के लिए नामित किया गया, जिनका पुनर जो चयन है ब्रिटेन के उम्मीदवार के नाम वापस लेने के बाद किया गया? उनका नाम क्या है? दलबीर भंडारी। देखो यूएन में इसके बारे में थोड़ी आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी जाए, अक्सर पेपर में पूछता है। यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में 15 जजेस होते हैं। कितने जजेस होते हैं? 15 जज होते हैं, जिनका जो वर्किंग पीरियड होता है, जो वर्किंग टेन्योर होता है, वो होता है 9 ईयर्स का। कितने ईयर्स का? 9 वर्षों का। अगर मैं बात करूं इनके 9 वर्षों में, है ना, 9 वर्षों का मतलब हर तीसरे वर्ष में 1/3 लोग इसमें रिटायर कर दिए जाते हैं। आज तक हमारे देश के 3 लोग जो है इसमें जज बने हैं, जिनमें से तीसरे यही दलवीर भंडारी है। पहले 2 कौन थे? पहले दो जो थे मैं बता देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। वो है नगेंद्र सिंह इन 1973, दूसरे जो है वो है RS पाठक 1989, और ये 2017 में बने हैं। ठीक है, चलो निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु में क्षितिज ऊर्जा होगी? क्षितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी, मतलब आई हैव द एनर्जी, आई हैव द पोटेंशियल, है ना, आई हैव द एनर्जी, है ना, मतलब एनर्जी यूज कब हो जाएगी? जब मैं कार्य को खत्म कर दूंगा। लेकिन मेरे पास अभी एनर्जी है कि मैं 10 किलोमीटर जाके भाग सकता हूं, मतलब आई हैव दैट पोटेंशियल एनर्जी। इस तरीके से सोचना है। तो देखो, उठाया हुआ हथौड़ा, अभी ऐसे हथौड़ा उठाया, मारा नहीं है, ऐसे उठा के रखे हुए हैं ना, मतलब हथौड़े के पास एनर्जी है। वो एनर्जी जब यहां पर किसी चीज वस्तु के ऊपर पड़ेगी, जब वो कट जाएगा तो उस एनर्जी का ये क्या होगा? ये एप्लीकेशन हो जाएगा। समझ में आया? उठाया हुआ हथौड़े के पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। नेक्स्ट देखते हैं, 2017 में रिलीज हुई फिल्म न्यूटन में किसने मुख्य भूमिका निभाई? राजकुमार राव ने। सभी ने देखी होगी ये मूवी, है ना। किस चीज के ऊपर थी? न्यूटन। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग देन इलेक्शन के ऊपर थी ना ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, डैश को एक राष्ट्र, एक कर और एक बाजार का सिद्धांत माना जाता है। किसको भाई? जीएसटी को, जिसको क्या बोलते हैं? वस्तु एवं सेवा कर, क्या? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए, जीएसटी की बात हो रही है तो कुछ जीएसटी से इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूं जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। सबसे पहले जीएसटी कौन सा अमेंडमेंट के तहत हमारे देश में आया? 101 अमेंडमेंट। 101 अमेंडमेंट याद रखिएगा, इस तरीके से पूछा जाता है 101 अमेंडमेंट किस चीज के ऊपर है। किस देश ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था? फ्रांस ने। ठीक है, किसने? फ्रांस ने। याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट कहां का? फ्रांस का। और तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के तहत है? तो ये आर्टिकल 279A के तहत हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? कथन बोल रहा है सभी बसें कार है। सभी जो बस है वो क्या है? वो कार है। और सभी जलयान कारें हैं। और सभी जलयान तो एक इस तरीके से हो सकता है, सभी जलयान जो है वो कार हो सकती है और दूसरा जलयान यहां पर भी बन सकता है। मतलब ये कंफ्यूजिंग वाला है, आगे पढ़ो। सभी कारें जलयान है, क्या सभी कारें जलयान हो सकती है? नहीं भाई, ये वाले सेक्शन की तो हो ही नहीं सकती, मतलब ये गलत। सभी बसें कार है और सभी बस तो कार है, ये तो बोला ही था। इसका मतलब केवल द्वितीय जो होगा वो निष्कर्ष होगा। समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। श्री ए 28,000 का निवेश कर एक व्यापार शुरू करते हैं। श्री बी इसी व्यापार को 5 माह बाद
5 माह बाद शामिल होते हैं। उसके अगले 2 महीने के बाद श्री सी भी इसमें शामिल होता है। यदि 1 साल बाद उनका लाभ का अनुपात 4:2:3 है तो श्री बी और सी द्वारा निवेश की गई राशि कितनी थी। अब समझिएगा ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है। ये 28,000 रुपए के साथ इन्वेस्टमेंट किया और देखो इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड कितने महीने के लिए किया, 12 महीनों के लिए। पूरा 1 साल की बात की गई है, देखो 1 साल बाद तो 12 महीने। फिर बी ने इसी व्यापार में 5 माह बाद शामिल होता है। 5 माह बाद भी तो बी ने कितने टेन्योर के लिए किया है, 7 महीने के लिए। और बात हो रही है सी की तो 2 महीने बाद, मतलब सी ने कितने दिनों के लिए किया होगा, 5 के लिए। आर यू गेटिंग गाइस? 1 साल का केस है। अब यहां देखो प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया गया है, 4:2:3। यहां मेरी फोटो बन के आ रही होगी, एक काम करते हैं थोड़ा इधर पहुंच जाते हैं। तो अब जरा यहां ध्यान लगाना, अगर मैं मान लू बी ने एक्स इन्वेस्टमेंट किया था और सी ने वाई इन्वेस्टमेंट किया था, इसका मतलब इसमें 0 को अभी फिलहाल के लिए हटा देता हूं। तो मैं मान रहा हूं कि 28 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है ए ने 12 महीने के लिए, जिसके कारण उसको प्रॉफिट कितना मिला, 4 का प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो आपको पता है प्रॉफिट किस रूप में मिलता है, जितना आपका इन्वेस्टमेंट और जितने टाइम पीरियड के लिए आपको प्रॉफिट उतना ही ज्यादा मिलेगा, उतने ही रेशियो में मिलेगा। एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। दैट मीन्स मैं अगर मान लूं 28 × 12 कितना होता है, 336 होता है। कितना, 336, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 84। अगर 1 की वैल्यू 84 हो जाएगी तो यहां देखो, यहां 336 ए बी सी, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 84 × 2 16 16 168 है ना, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 252। अब जरा यहां देखना, ये क्या है दोस्तों, ये आपका है क्या, ये प्रॉफिट। और प्रॉफिट मैंने क्या बोला, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। 168 का प्रॉफिट मिल रहा है भाई। यहां पर मुझे टाइम पता है 7 महीने के लिए मिल रहा है। अगर मैं 168 को 7 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि भाई उसका इन्वेस्टमेंट कितना है। हाँ कि ना, जरा बता दो। तो ये कितना हुआ, दुगुनी 14 और 28, मतलब यहां 24, यहां कितना आएगा 24। 2 शून्य थे, मतलब 2400 वाला ऑप्शन कौन सा है, एक ही ऑप्शन है। लगा दिया आंसर फटाफट। इसी तरीके से सी का भी हम निकाल सकते हैं। किस तरीके से, 252 निकल के आ रहा था कितने महीने के लिए, 5, जिसकी वैल्यू होती है 50.4। 2 शून्य और लगा दो, है ना, और ये हट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 50,400। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1/6 + 1/12 + 1/20 सो ऑन और 1/56 का उत्तर क्या होगा। जरा यहां ध्यान लगाइएगा, इसका एक बहुत ही सुंदर ट्रिक बताता हूं। देखो 1/6 + 1/12 + 1/20 + 1/30 + 1/42 + 1/56। देखो 6 को ध्यान से देखो, आपको 2 कंसेक्यूटिव नंबर में तोड़ने की कोशिश करना है। अगर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स में ना भी टूटे तो इस तरीके से तोड़िएगा। जैसे देखो, इसको मैं लिख सकता हूं 2 × 3, इसको लिख सकता हूं 3 × 4, मतलब जो प्रीवियस वाला है वो यहां रिपीट होना चाहिए। कुल मिला के बात ये, तो 4 × 5। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 6 × 7, और ये हो जाएगा 7 × 8। अब जरा देखो जुगाड़ क्या है, जुगाड़ इसका आंसर क्या होता है, 1 डिफरेंस बटे 1 क्या, 1 छोटा वाला, 1 छोटा माइनस 1 बड़ा। अभी मैं बताता हूं ये है कि एक्चुअल में 1 छोटा 1 बड़ा क्या है। देखो डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितने का दिख रहा है, एक कॉमन डिफरेंस दिख रहा होगा 1 का, तो 1/1। छोटा वाला मतलब क्या, इसमें से सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 2, तो 1/2 माइनस बड़ा कौन दिख रहा है, ये 8 दिख रहा है ना, तो 1/8। बस यही खेल था, इसका आंसर क्या हो जाएगा,
एलसीएम ले लो 8, ये हो जाएगा 4 माइनस 1, दैट मीन्स 3/8, हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान का चौथा अध्याय किससे संबंधित है? तो भाइयों किससे संबंधित है? हमारे डीपीएसपी से है ना, राज्य के नीति निर्देशक तो डीपीएसपी। एक क्वेश्चन बहुत फेमस है जो बार बार पूछा जाता है, ये डीपीएसपी हमने कहां से लिया? कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है ना? कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। अब थोड़ी सी बात की जाए, ऑप्शन नंबर 1 में है संसद। संसद किस में आता है? भाग 5 में आता है। किस में आता है? भाग 5 में आता है, और भाग 5 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा भाग है। अच्छा, संसद जो है किस आर्टिकल के तहत आता है? संसद बोले तो पार्लियामेंट आता है, आर्टिकल नंबर 79। और पार्लियामेंट में 3 कंपोनेंट है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा का आर्टिकल नंबर 81 और राज्यसभा का 80। बिल्कुल याद हो जाएगा, वीडियो को ऐसे कंटिन्यू देखते चलना, सीरीज को सब एक एक चीज याद करा दूंगा। ठीक है, अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक कथन के बाद 2 तर्क दिए गए हैं। अच्छा, कथन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। कथन बोल रहा है, क्या परफ्यूम पर करों में, टैक्स में और वृद्धि होनी चाहिए? है ना। तर्क कह रहा है हाँ, परफ्यूम धनी व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली एक लग्जरी वस्तु है। वो दूसरा बोला नहीं, परफ्यूम का उपयोग निर्धन व्यक्ति द्वारा भी किया जाता है। भाई एक बात बताओ, ये कथन बोल रहा है करों में वृद्धि कर देनी चाहिए, क्या ये दोनों आपको रीजनेबल तर्क दिख रहे हैं? नहीं भाई, ये दोनों तो नहीं दिख रहे, कट कर दो। इसका मतलब ना तो 1 और ना ही 2, है ना, मजबूत चौथा ऑप्शन हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कौन सा वेन आंकड़े निम्न के बीच संबंध को ठीक तरह से व्यक्त करता है? अंग्रेजी, चीनी, फ्रांस। ये तीनों अलग अलग भाषा हैं, एक दूसरे के साथ कोई भी इनका रिलेशन नहीं है, इसलिए मैंने थर्ड जो है ऑप्शन लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ए, बी, सी, डी, ई और एफ की आयु का योग 105 वर्ष है। उन सभी के पैदा होने में 5 वर्ष का अंतर है। यदि सबसे बड़े व्यक्ति की आयु क्या है? अब जरा यहां ध्यान से देखो, अगर मैं मान लू सबसे छोटा x है, उसके बाद कौन होगा? x प्लस 5, उसके बाद x प्लस 10, उसके बाद x प्लस 15 और सबसे बड़ा वाला x प्लस 20। ठीक है, इनके आयु का योग क्या है दोस्तों? 105 है। कितना है? 105 है। यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं कि नहीं? अगर मैंने x की वैल्यू निकाल लिया तो सबसे बड़े व्यक्ति की क्या है? मैंने माना x प्लस 20, इसका मतलब मैं x प्लस 20 देके जोड़ सकता हूं। आइए निकालते हैं। तो 1 2 3 4 5 5x प्लस ये हो गया 15 15 15 30 और ये हो गया कितना? 50 विल बी इक्वल टू 105। देन 5x इज इक्वल टू कितना? 55। एक मिनट 6 व्यक्ति है ना? ओह सॉरी, हमने एक मिस्टेक कर दिया है। छठवां व्यक्ति को भी तो हमने जोड़ा ही नहीं। x प्लस 25, इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं, इसमें 25 और जोड़ दो तो 60 और ये हो जाएगा कितना? 80। ये कितना हो जाएगा? 80 है ना, और ये हो जाएगा 6x, सॉरी माय मिस्टेक। और ये कितना हो जाएगा? ये इस तरफ जाएगा, एक मिनट रुकिएगा। एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति x प्लस 5 प्लस x प्लस 10 प्लस x प्लस 15 प्लस x प्लस 20 प्लस x प्लस 25 की आयु का योग 105 है ना। उन सभी में पैदा होने में 5 वर्ष का अंतर है। तो सबसे बड़े व्यक्ति क्या हुए? x प्लस 25 हुए। कौन हुए? x प्लस 25 हुए, है ना। तो जरा देखो यहां पर एक तरीका, एक जुगाड़। क्या जुगाड़ है समझना। जुगाड़ क्या बोलता है? 6 लोग हैं, इसका मतलब, और सेम इंटरवल है, इसका मतलब ये 3
और ये 3। इसका मतलब इनका जो एवरेज होगा वो कितना होगा, तीसरा और चौथे का डिवाइडेड बाई 2, मतलब x प्लस 10 प्लस x प्लस 15 बटे 2, और वो किसके बराबर होगा, 105 बटे 6 के बराबर होगा। अरे आर यू गेटिंग, है ना। तो यहां देखो क्या हो गया कि 2x प्लस 25, 2x प्लस 25 इज इक्वल टू, और ये हो गया 2 इधर पे चला गया 1/3, 3 मतलब ये हो गया कितना, ये कितना हो गया आपका 35 हो गया। दैट मीन्स 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आपका 10 हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 5, और सबसे बड़ा व्यक्ति क्या है, x प्लस 25, मतलब 25 प्लस 5 कितना हो गया 30। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, समझ गए। बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्या बोल रहा है, रीमा 75,000 में एक कार खरीदती है, वह रिपेयरिंग पे 10,000 रुपए खर्च करती है, बाद में उसने यह कार रुचि को 15% के लाभ पर बेच दी, है ना। फिर बोल रहा है रुचि नहीं, चीरू को 15% लाभ पर बेच दी, और चीरू ने इसे 10% लाभ पर बेच दी रितु को, है ना। तो रितु ने कार खरीदने में कितनी राशि खर्च की। ठीक है, आइए जरा इसको देखा जाए। लाइट चली गई है, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाता हूं जिससे मेरी आई थिंक बेटर होगा अभी, है ना। देखो, तो देखो इसमें 3 लोग हैं, रीमा, 3 लोग हैं, रीमा, दूसरी कौन है, चीरू, और तीसरी कौन है, रितु, है ना, रितु, है ना। तो अब यहां देखो, इसने 75,000 में एक कार खरीदी थी रीमा ने, उस पर रिपेयरिंग कर 10,000 खर्च कर दिए, मतलब क्या हुआ, अब कार कितने की हो गई, 85 की हो गई, कितने की हो गई, 85 की हो गई। और फिर क्या हो रहा है, इसको कितना पड़ गया, 85,000, है ना। अब उसके बाद में उसने यह कार चीरू को 15% लाभ पर, 15% लाभ मतलब 85 का 15% मतलब 115 पर, 115% में बेचेगी। इसका मतलब 185 का 115% कितना होता है, 97750 इतना होता है। ठीक है, अब जरा देखो उसके बाद क्या हुआ, चीरू ने इसे रितु को 10% के लाभ पर बेचा, इसका मतलब 97750 प्लस 9775, तो टोटल रितु को कार खरीदने में इतना अमाउंट देना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 107,525। हमारा ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्या, व्हिटली अवार्ड, जिन्हें ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है, ये प्राप्तांक है कौन, जो है इंडिया के 2 लोगों को मिला था, ये है ना 2017 में, जिनके नाम है संजय गुब्बी और पूर्णिमा बर्मन। अच्छा, ये जो व्हिटली अवार्ड है, व्हिटली अवार्ड यूके में दिया जाता है। कहां दिया जाता है, यूके, यूनाइटेड किंगडम में दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्या 9 द्वारा विभाज्य है। देखो 9 द्वारा विभाज्य होने वाला रूल क्या बोलता है, डिविजिबिलिटी रूल। वो ये कहता है कि जो जितने भी नंबर्स होंगे, इनका जो सम होगा वो सम 9 से विभाजित होना चाहिए। देखो ये कितना हुआ, 4 और ये हो गया 13 और ये हो गया कितना 19 और ये हो गया 22 और 5 हो गया 27, तो 27 9 से विभाजित है ना, इसका मतलब 3 बार में जाता, इसका मतलब ये नंबर भी विभाजित हो जाएगा। 9 की डिविजिबिलिटी रूल सिंपल। नीचे दिए गए प्रतीक एक डैश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, किसका कर रहा है ये भाई, ये हाइड्रोजन का कर रहा है। किसका कर रहा है, ये हाइड्रोजन का कर रहा है। नेक्स्ट देखो, मैं एक निश्चित दूरी तक पैदल जाती हूं और वाहन से वापस आ जाता हूं, उसमें कुल 13.5 घंटे का समय लगता है, जबकि दोनों ओर पैदल आने जाने में 31/4 घंटे लगते हैं। दोनों ओर वाहन से आने जाने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन समझ में आया। देखो पैदल जा रहे हैं और कार से वापस आ रहे हैं, लग रहे 6.5 घंटे।
जबकि दोनों और पैदल आने जाने में लगेंगे 31 डिवाइडेड बाई 4, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 7.75। पूछ रहा है दोनों और वाहन से आने जाने में कितना वक्त लगेगा। देखो जरा, अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं क्या, तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ f प्लस ट्वाइस ऑफ c विल बी इक्वल टू 13, मतलब 2f प्लस 2c इज इक्वल टू हो जाएगा 13। इसका मतलब 2f की वैल्यू तो मुझे पता है 7.75 है, तो यह 7.75 प्लस 2c इज इक्वल टू 13, तो मैं निकाल सकता हूं कितना हो जाएगा ये 13, तो 8 दो 5.25, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2c की वैल्यू देखो 25 मतलब 1/4, मतलब क्या 15 मिनट, 5 घंटे 15 मिनट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यदि राजा पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा है और पहले 270 डिग्री दक्षिणावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज और फिर 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, तो अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। थोड़ा सा जूम कर दिया जाए, आई होप आप लोगों के लिए थोड़ा सा छोटा हो रहा होगा। तो अब वो किस तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, देखो राजा जो है पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हुआ है, पहले 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। देखो जरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो ये 90 और यहां पर आ गया, ये इधर पे आ जाएगा 270। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, नहीं 180 और 90 ये इधर आ जाएगा ना, उसके बाद फिर वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम के इधर आ गया। अब वो किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। समझ गए, पश्चिम दिशा आपकी सही उत्तर हो जाएगी। एक मिनट वापस से छोटा करना पड़ेगा इसको। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है साइंस का। देखो क्वेश्चन, किरण 90 मीटर लंबे पुल में तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर तक और फिर वहां से वापस। उसी सीधे पथ पर तैरकर वह 2 बार 380 मीटर की दूरी तय करती है। किरण की औसत वेग क्या है। ठीक है, औसत वेग क्या, औसत वेग बोले तो एवरेज वेलोसिटी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ना कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। अब देखो वो एक छोर से दूसरे छोर पर गई और दूसरे छोर से वापस उसी छोर पर आ गई, तो भाई डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, विस्थापन कितना हुआ, 0। दैट मींस यहां कितना आ गया, 0 बटे समथिंग इज इक्वल टू व्हाट गाइस, 0, इसलिए आ गया 0 मीटर प्रति सेकेंड। याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह में पीएच क्या होता है, 5.5 से कम होता है। अगर मैं पीएच की बात करता हूं तो पीएच के बारे में थोड़ी बात कर लीजिए। न्यूट्रल होता है 7 पे, अगर मैं इधर 0 तरफ जाऊंगा तो ये जाऊंगा मैं एसिडिक, और अगर मैं इस तरफ जाऊंगा तो ये यहां तक 14 और ये 0, तो ये होता है क्या, बेसिक। ठीक है, ये होता है बेसिक। खून का पूछा जाता है तो खून का क्या होता है, ब्लड का क्या होता है, ब्लड का जनरली पूछ लिया जाता है 7.4 होता है। अब बात करें ये जो है पीएच आपका जो स्केल है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो याद रखिएगा पीएच स्केल का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था सोरेनसन ने। किसने, सोरेनसन ने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। वर्ष 2017 में हॉकी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया। हॉकी के लिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड तो 2017 में सरदार सिंह को दिया गया था। अब बात करते हैं हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की। तो दोस्तों ये शुरू हुई थी 1992 में और सबसे पहले दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। ठीक है, अब इस बार जो है 2020 में कितने लोगों को दिया गया है, सॉरी 2021 में कितने लोगों को दिया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे पेपर में भी, आईबी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया है। तो देखो इसका मैं बता देता हूं कौन कौन से वो लोग हैं। ठीक है, देखो तो रोहित शर्मा सभी जानते हैं किस चीज के लिए, भाई क्रिकेटर है। ठीक है, दूसरे कौन है, वो है मरियप्पन
थंगुवेलु। भाई ये कौन है? पैरा एथलेटिक है, पैरा एथलेटिक है। ठीक है, इसके बाद है, इसके बाद जो है वो है मनिका, मनिका बत्रा, और ये क्या खेलती है? टीटी, टेबल टेनिस खेलती है। उसके बाद जो है वो है विनेश फोगट, अभी मैंने दिखाया था रेसलिंग में, रेसलिंग है ना। और जो एक और है वो कौन है? रानी रामपाल, रानी रामपाल। और इस बार इनको मिला है हॉकी के लिए, फीमेल हॉकी प्लेयर है रानी रामपाल। अगर मैं बात करूं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड में 7.5 लाख रुपीस मिलते हैं। ठीक है, और ये कब दिया जाता है? 29 अगस्त को दिया जाता है, ऑन द बर्थडे ऑफ मेजर ध्यानचंद, जो किसके जादूगर है? हॉकी के जादूगर है। ठीक है, तो 1992 में विश्वनाथ आनंद को सबसे पहली बार दिया गया था। नेक्स्ट देखो, ये कुछ ठीक तरीके से बना नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हो। यहां देखो, सीएट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017 किसे प्रदान किया गया? 2017 जो प्रदान किया गया था वो रविचंद्रन अश्विन को प्रदान किया गया था। अगर मैं बात करूं 2019 में किसे दिया गया, तो 2019 का पूछ सकते हैं आपसे, तो किसको दिया गया? याद रखिएगा, विराट कोहली को दिया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं देखूं, तो दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट डैश के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेहवादक भेजा। भाई किसको? इब्राहिम लोदी के विरुद्ध के लिए, है ना। तो अभी जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में एक युद्ध हुआ था, जिससे जो है मुगल साम्राज्य हमारे भारत में आ गए थे। उस लड़ाई का क्या नाम है? पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1526 में, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है किसी कूट भाषा में बी को क्या YVV के रूप में लिखा जाता है? तो ANT को, देखो BEE का जो अपोजिट होता है ना, अपोजिट होता है वो होता है YVV। तो ANT का अपोजिट, A का Z, M का N, T का T20, T मतलब होता है 27, 6 G, है ना। तो ZMG ये आ गया। देखो एक ट्रिक सिखाऊं किस तरीके से आसानी से याद कर सकते हो। किसी का भी अपोजिट पूछे ना तो उसको 27 से माइनस कर देना। जैसे T का, T मतलब होता है 20, 27 से 20 माइनस कर दो, बचा 7, 7 पे कौन होता है? G, समझ गए। तो किससे से करना है? 27 से माइनस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न चार्ट का सार्वजनिक क्षेत्र में कंपनी ABC के वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान कुल व्यय के आंकड़े जानकारी देती है। देखो R&D में कितना? 30 लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट था। स्टैटिस्टिक्स में, सॉरी सैलरीज में कितने का? 20 लाख करोड़ का, है ना। उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ लोन में कितना? 5 लाख करोड़ का, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर में कितने का? इंफ्रास्ट्रक्चर में 20 लाख करोड़ का, और टैक्सेस में 10 लाख करोड़ का। बोल रहा है कंपनी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कंपनी ने 2015-16 में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितने रुपए किए? देखो तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहां? 20, है ना। तो 20 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है 3 अभाज्य संख्या में पहली 2 का गुणनफल जो है 1147 और अंतिम 2 का जो है 1517 है। तीनों अभाज्य संख्या ज्ञात करें। इसका कोई भी ट्रिक नहीं है। लेट मी टेल यू, ये आपको ऑप्शन से ही करना होगा, इसका कोई भी ट्रिक नहीं है। तो उन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेना, है ना, तो आप आसानी से निकाल लोगे। नेक्स्ट बोल रहा है डैश हड्डियों को जोड़ता है। तो दोस्तों हड्डी और हड्डी को जोड़ने वाला, हड्डी और हड्डी को जोड़ने वाला बोले तो बोन और बोन को जोड़ने वाले को क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं? GMENT, लिगामेंट। स्पेलिंग देख लेना। और बोन और मसल को जोड़ने वाला, बोन और मसल को जोड़ने वाले को टेंडन कहते हैं। हिंदी में बोले तो हड्डियों को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं? स्नायुबंध बोलते हैं। और यार हड्डी और हड्डी का अगर बोला तो ये हो जाएगा स्नायु, है ना। ये क्वेश्चन गलत है,
है ना, और मसल्स और बोन बोला तो स्नायु बंद हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। चलो इसको याद रखना, इसको याद रखना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आज का अंतिम प्रश्न, इसके साथ आज हम लोग इस आज का सेशन फिर फिनिश करेंगे। नेक्स्ट सेशन में 51 से आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमेश ने कहा, भाई रमेश ने क्या कहा, यह व्यक्ति मेरी मां की इकलौती संतान का बेटा है। यह व्यक्ति मेरी मां मतलब रमेश की मां, मेरी नहीं, रमेश तो लड़का होगा, 1 सेकेंड। यह व्यक्ति मेरी मां के इकलौते संतान, कौन होगा, वो रमेश ही होगा, का बेटा है। तो भाई रमेश उससे कैसे संबंधित है, भाई कौन होगा, ये इस व्यक्ति का पिता होगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर है। तो दोस्तों मैं आपके लिए ये 50 क्वेश्चन आज के लिए इतनी तक ही रख रहा हूं। तो देखो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रोजाना आपके लिए इसी तरीके से वीडियोस लाऊंगा, डेली आपके लिए मेहनत करूंगा। आपका काम है उसको लाइक और शेयर जरूर करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए ही वीडियो ला रहा हूं, फ्री में ही वीडियो ला रहा हूं, बहुत ही प्रीमियम कंटेंट आएंगे, इंतजार करते रहिए, बहुत ही मजा आने वाला है। और मैं दावा करता हूं अगर आप मेरे तरीके से प्रिपरेशन करते रहें, आपको उस 1 लाख में जरूर लेके आऊंगा, ये मेरा वादा है, ठीक है। मैं सारी चीजें करूंगा जो आपको वहां तक पहुंचाने में हेल्प करने वाली है, ठीक है गाइस। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, 51 से करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।